हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। और वो आईपीओ कौन सा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ज्वेलरी मार्ट रिलेटेड हम लोग को आईपीओ देखने को मिल रहा है। और ये आईपीओ भी कौन सा है, मेन बोर्ड वाला। हम सभी लोगों को पता ही है एसएमई आईपीओ कितना भी एफर्ट कर लो, मिलने के चांसेस तो काफ़ी कम ही रहते हैं। 20-30 करोड़ का इतना सा आईपीओ, मतलब मेन बोर्ड आईपीओ में ही पैसा लगाकर, हज़ार करोड़ के आईपीओ में भी पैसा लगाकर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसे में कि क्या ही बात करें। यहाँ पे हम सिर्फ मेन बोर्ड आईपीओ को ही कवर करते हैं। और इस वीडियो में बात होने वाली ललिता ज्वेलर मार्ट से रिलेटेड। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। कंपनी बिजनेस क्या करती है, फाइनेंसिस क्या है, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, प्लस हिडन रिस्क क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर सोच रहे हो इसके बारे में, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कर लेते हैं। वैसे तो नाम से अंदाज़ा आ ही जाता है कि ज्वेलरी में ही इनका काम रहेगा, बट फिर भी 1985 में कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड किस में काम करती है तो एक रिटेल टाइप की हम लोगों को कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड खास करके जो साउथ इंडियन साइड हम लोगों को स्टेट देखने को मिलते हैं, वहाँ पे इनका ज़्यादा प्रेजेंस है। तो जो नॉर्थ इंडियन साइड में जो लोग रहते हैं, शायद से उन्होंने इस कंपनी का नाम कभी सुना भी नहीं होगा। और जो साउथ इंडिया साइड स्टेट में रहते हैं, शायद से उनको इनके बारे में पता होगा ही होगा। तो आप देख सकते हो वही गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्रीशियस मेटल, इसमें एक कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर हम कंपनी की अगर बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, खास करके असेट लाइट रिटेल बिजनेस मॉडल विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन को ये कंपनी फॉलो करती है। तो काफ़ी कुछ कंपनी का पैसा यहाँ पे बचता है, ठीक है। असेट लाइट रिटेल बिजनेस मॉडल मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी के जो स्टोर्स है वो खुद यहाँ पे नहीं खरीदती है, तो क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को पता है काफ़ी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एंड प्लस कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, अगर एकदम आसान भाषा में बोल दूँ, मान लो मेरा एक कोई कपड़े का दुकान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सीख लो दोस्तों, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं कपड़ा बनाता नहीं, बस बेचता हूँ। पर मैंने भी क्या सोचा कि भाई मैं भी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कपड़ा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब बेचना स्टार्ट करता हूँ खुद का। देन ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। कपड़ा बनाने के लिए आपको पता ही है कि रॉ मटेरियल मतलब धागे की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी मैंने सोचा कि चलो इसका भी काम मैं ही करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि अब धागा भी लेकर आता हूँ, उसको सिलाकर कपड़ा भी रेडी करता हूँ और अपने खुद के स्टोर में बेचता भी हूँ। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इससे कॉस्ट और ज़्यादा कम होती है, तो उसी के ऊपर कंपनी ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रही है। एनीवेज, देन अगर बात करें अभी 31 मार्च 26 के हिसाब से लगभग 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास फिलहाल तो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन कंपनी का की स्ट्रेंथ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अगेन सेम, खास करके साउथ इंडियन मार्केट में इनका ज़्यादा हम लोग को अच्छा पकड़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ टीयर 2 3 में ज़्यादा फोकस ये यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ जैसे अभी मैंने बताया, इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो सेम वही उन्होंने बताया, असेट लाइट रिटेल बिजनेस मॉडल के चलते इनको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों कि फाइनेंसेस। इतना तो पता चला भाई, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कमाई की बात कर लो भाई, जितने भी फिगर्स है सारे करोड़ों में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो मार्च मतलब पूरे 12 मंथ का डेटा है। 12 मतलब 24, 25, 26, चलो पूरा डेटा यहाँ पे कभी कभी सितंबर तक का ही रहता है। तो असेट आप देख सकते हो 5,000, 6,000, 10,900 करोड़, मतलब हम कह सकते हैं डिसेंट साइज की कंपनी होगी, एकदम से ही छोटी कंपनी नहीं होगी, मिड साइज की कंपनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमाई देख सकते हो 16,800, 16,900, 25,000 करोड़ की कमाई। एंड प्रॉफिट कितना, 350, 364, एंड राइट नाउ 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी अच्छा असेट भी है, कमाई भी है, प्रॉफिट भी है। नेटवर्थ भी 3,000 करोड़ तक हमें नजर आ रही है और रिजर्व्स भी 2,500 करोड़ के पार देखने को मिल रहे हैं। 1,600 करोड़ का कर्जा भी कंपनी के ऊपर नजर आ रहा है। देन कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPI की अगर बात करें, ROE, ROCE आप यहाँ पे देख सकते हैं 40+ हमें नज़र आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 1 के नीचे है, अच्छी बात रहती है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ NAV, प्राइस टू बुक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, मतलब IPO के पहले की अगर बात कर ले, प्री IPO प्रमोटर के पास 97 है, पब्लिक 2 था, और IPO आने के बाद यहाँ पे 82 प्रमोटर के पास रहने वाला है और 17 पब्लिक यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों, आफ्टर IPO ऑल्सो इनको क्या करना पड़ेगा, 3 साल का समय रहेगा और प्रमोटर को अपना माल यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आपको पता है 75-25 का रेशो मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। देन अगर बात करें IPO के अपडेट्स, फटाफट ले लेते हैं कि IPO ओपन कब हो रहा है। सोमवार 17 अगस्त को ये ओपन हो रहा है।
क्लोज कब होगा, 3 दिन का ही विंडो रहता है, आपको पता ही है। 19 तारीख बुधवार को ये क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो 190 से 201, और मार्केट कैप जैसे मैंने कहा था कि अपर प्राइस पकड़ कर अगर हम पकड़ ले तो लगभग 11-11.5 करोड़, मतलब एक मिड साइज की कंपनी हमें नजर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, लॉट में आप देख सकते हो 74 शेयर्स नजर आएंगे। सेल का टाइप क्या है, फ्रेश इशू भी है प्लस OFS भी है। ठीक है, तो NSE BSE दोनों के ऊपर ये लिस्ट हो जाएगा। तो अब टोटल IPO का साइज कितना है, 1700 करोड़, और 1700 करोड़ में अच्छी बात ये है कि 1200 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब ये जो पैसा है ये कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कुछ कर्जे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। और एग्जिट कौन ले रहा है, प्रमोटर शायद से एग्जिट ले सकते हैं, 500 करोड़ उनके खाते में चले जाएंगे। तो अच्छा है, माना जाता है भाई, जब फ्रेश इशू का कंपोनेंट ज़्यादा रहता है तो ठीक है। देन अगर बात कर ले तो अगेन 17 को ओपन, टाइम टेबल आप देख सकते हो, 19 को यहाँ पे क्लोज होगा। अलॉटमेंट 20 तारीख को हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो हमें पता ही है 20 तारीख का इंतजार करते करते रात के 12 बजेंगे, और फिर 21 रात को हमारे सामने डेटा आ जाएगा। देन आप देख सकते हो जिसको मिल गया भाई, ठीक है, उसको 21 को ही शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और जिसको नहीं मिला 21 को ही रिफंड यहाँ पे पैसा हो जाएगा। देन लिस्टिंग की अगर बात कर ले, ठीक है, टेंटेटिव लिस्टिंग 24 अगस्त बताई जा रही है। मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि हिडन रिस्क यहाँ पे क्या है। हिडन रिस्क ये है कि काफ़ी बड़ा गैप है लिस्टिंग के हिसाब से अगर देखा गया तो। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो IPO ओपन हो रहा है 17 को, ठीक है, और क्लोज हो जाएगा 19 को, मतलब आखिरी दिन आपके पास 19 ही रहेगा अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 20, देन 21, देन उसके बाद सैटरडे, देन उसके बाद संडे, एंड देन उसके बाद 24 को लिस्ट यहाँ पे होगा। मतलब 4 दिन के गैप के बाद 5वें दिन कंपनी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और जितना ज़्यादा गैप रहता है बड़ा, आपको पता है मार्केट में कोई भी अगर नेगेटिव खबर आई तो ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP खराब होके लिस्टिंग खराब होने के चांसेस रहते हैं। सबसे बड़ा हिडन रिस्क रहता है। ठीक है, एंड हिडन रिस्क क्या है दोस्तों, आपको पता ही है कि सैटरडे संडे फिलहाल तो मार्केट में जो चीज़ें चल रही है, ट्रम्प फैक्टर की अगर बात करें, सैटरडे संडे कोई ना कोई उल्टी फुल्टी खबरें यहाँ पे आ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस IPO के ऊपर, GMP के ऊपर पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा हिडन रिस्क है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने ज़रूर दिमाग में यहाँ पे सेट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं एक छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे रहता है, जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा अनहोनी घटना होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एंड GMP खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खराब, अच्छा भी हो सकता है, बट यस ये एक हिडन रिस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया रिजर्वेशन तो QIB के लिए 50, रिटेल के लिए 35, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15। ठीक है, NI के लिए तो 15 ही रहता है। जो भी चीज़ें चेंज होती है वो QIB और रिटेल के लिए ही रहती है। तो रिटेल के लिए भाई अच्छी खबर है, IPO का साइज भी 1700 करोड़ के हिसाब से और 35% रिटेल के लिए है। तो ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं लोगों को IPO अलर्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली रहेंगे। ठीक है, हर किसी को तो नहीं मिलेगा, वी ऑलरेडी नो दैट कि अब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। एंड लॉट का साइज़ तो हम सभी लोगों को पता ही है, 15,000 के हिसाब से रिटेल में एक ही रहता है, और रिटेल में ही अगर आपको रहना है तो 2 लाख के नीचे लगाना पड़ता है। उसके ऊपर अगर आप चले जाओगे तो HNI कैटेगरी स्टार्ट होती है, उसमें 2 से 10 के बीच में आप स्मॉल, और बिग HNI मतलब 10 के ऊपर आप यहाँ पे चले जाते हो। ठीक है, देन दोस्तों अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, हालांकि मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में जो अवेलेबल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गूगल पे जो चीज़ें यहाँ पे चलती है। एंड अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम भाई ये कोई गारंटी वारंटी वाली बात नहीं होती है। ठीक है, किसी को अगर लग रहा होगा कि किसी के सामने 15% लिखा है, आप कैलकुलेट कर लोगे 15,000 के हिसाब से 15% लग गया तो इतना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। ये 15 का 25 भी हो सकता है, और ये -25 भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और आज का ही एग्जाम्पल ले लो ना, एक कौन सा वाला, टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स की बात कर ले, कितना दिख रहा था, 19%, 20% का एक्सपेक्टेशन चल रहा था। लिस्ट देखो कितने पे हो गया, 34। भाई जिनको ये लगा था भाई वो तो खुशी से पागल ही हो गए होंगे, और जिसको लीप इंडिया लगा था वो 8 का एक्सपेक्टेशन था, वो तो आधा ही हो गया, 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट नजर आई। तो ये मार्केट है भाई, यहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती कभी भी नहीं। ठीक है, इसलिए तो डिस्क्लेमर दिए जाते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल दैट। सो अगर हम इस ज्वेलरी मार्ट कंपनी की अगर बात कर ले तो इसका GMP अभी फिलहाल 15-16 के बीच में हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट करके चल सकते हो। एंड यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो 12 तारीख को इसका GMP 20 के ऊपर था, देन 13 तारीख ये 18 के मतलब 19 के नीचे आया, एंड अब 14, अभी की अगर मैं बात करूँ तो ये 16। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस GMP निरंतर हमें कम नीचे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने क्या करना है, दिमाग में यहाँ पे रखना है। खास करके जो लोग लिस्टिंग गेन को ज़्यादा फोकस करते हैं वो GMP के ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान यहाँ पे लगाए रखते हैं।
सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। सो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने जाते हो नहीं जाते वो आपका कॉल है, ठीक है। बट दो चीज़ों को लेकर आपने अलर्ट रहना है। कौन सा? पहला तो यस, लगातार जीएमपी हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिमिनिशिंग वे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है अभी, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो बुधवार तक का टाइम है, आखिरी दिन तो बुधवार रहेगा, तो तब तक आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इसका जीएमपी क्या सिंगल डिजिट में आएगा या फिर डबल डिजिट में। एंड दूसरा अलर्ट कौन सा? यस, जैसे मैंने कहा कि बुधवार के बाद डायरेक्टली 4-5 दिन के बाद हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी, जिसके बीच में सैटरडे संडे आएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों ने चीज़ों को प्लान करके डिसीजन यहाँ पे लेना है कि लगाना है नहीं लगाना है, कौन से कैटेगरी में लगाना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।